गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग बुक आपकी पढ़ रहे हैं। इसमें हम चैप्टर 1 में यूनिट 5 अब स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी। अब तक हम यूनिट 4 कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी नाम से पता चल रहा है आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग में कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि सब लोग एक जैसे अकाउंटिंग करें, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वालिटी मेंटेन रहे। अगर पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी किसी भी चीज़ के लिए तो सब अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे, जिससे कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होगा और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कौन सही कैलकुलेशन कर रहा है और कौन गलत कैलकुलेशन कर रहा है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री वर्ड भी यूज़ होता है। पहले भी आपको फ़र्क पता है, वापस समझ लें। अगर इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर रॉ मटेरियल हो सकता है आपके पास, एक WIP हो सकता है, थोड़ा बन गया थोड़ा बनना बाकी है, वो सामान आपके पास में हो सकता है। एक फिनिश गुड्स हो सकता है जो रेडी टू सेल है, जो बिकने के लिए तैयार है। अगर ये तीनों रॉ मटेरियल, ये तीनों स्टॉक आपके पास में बच गए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इन तीनों का टोटल जो कहलाता है वो इन्वेंट्री कहलाता है। इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें रॉ मटेरियल का टोटल भी आएगा, WIP का भी टोटल आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स जो सामान बन के रेडी हो गया उसका टोटल भी आएगा। सपोज अब आपके पास जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स जो बन के तैयार है बिकने के लिए, इसमें जो आपका खर्चा हुआ इस गुड्स को बनाने में, जो आपकी कॉस्ट आई है वो आई है 10 लाख रुपीज़। पर इसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है, ये जो जिस वैल्यू पे बिक सकता है वो है 15 लाख। अब हम ये तो पता ही है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है जो बच गया हमारे पास, जो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है आपके पास में, आप इसे P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इनकम साइड में दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करे, हो सकता है टाटा कंपनी तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रही हो सकता है रिलायंस कंपनी इसे मार्केट वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे बिकेगा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रही है। तो इससे होगा क्या, रिलायंस कंपनी का तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है। तो आप इसे क्रेडिट साइड में जैसे लिखेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो 15 लाख से क्रेडिट यानी 5 लाख ज़्यादा हो गया। वैसे 10 है इसकी कॉस्ट, पर आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 15 लाख होगा रिलायंस के लिए, तो स्टॉक की वैल्यू, तो इससे उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और कोई कंपनी 10 पे लिख रही है उसी स्टॉक को तो उसकी कॉस्ट पे लिख रही है तो प्रॉफिट कम होगा। यानी वो कंपनी अगर 10 लाख पे रिकॉर्ड करती है अपने स्टॉक को तो प्रॉफिट कम होगा, अगर 15 लाख पे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है, रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हो सकता है कोई बंदा ये बोले, कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बोले कि हम तो भैया इन दोनों के एवरेज पे रिकॉर्ड करेंगे, तो इन दोनों का एवरेज निकाल दिया जाएगा 12.5 और वो उस पर रिकॉर्ड कर रही है। यानी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी से रिकॉर्ड कर रहा है कोई चीज़। कोई कह रहा है हम तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, कोई कह रहा है मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, कोई कह रहा है एवरेज पे लेंगे। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, अकाउंटिंग फेयर नहीं हो पाएगी, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, पॉलिसीज नीतियाँ बनाई जाती हैं जिनमें बताया जाता है कि आपको ऐसे अकाउंटिंग करनी है। ऑल्दो डबल एंट्री सिस्टम तो है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जब डबल एंट्री सिस्टम बना हुआ है तो फिर पॉलिसीज़ की क्या ज़रूरत है। पर डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइलेंट है, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होगा, ऐसा डबल एंट्री सिस्टम नहीं बताता है। डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो आपके लिए एसेट है, ये तो हम पढ़ते ही हैं, बैलेंस शीट में भी आता है, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी आता है। पर डबल एंट्री सिस्टम ये नहीं बताता कि इसका वैल्यूएशन किस पे होगा। तो जिस पर डबल एंट्री सिस्टम साइलेंट है उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जनरली इंडिया में ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी के साथ काम करके पॉलिसीज़ बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है और कुछ गाइडेंस नोट्स बनाता है। गाइडेंस मतलब गाइडेंस कैसे आप किसी चीज़ का एडजस्टमेंट करेंगे, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट कराता है। तो इस जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है AS2 में, जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे है, कि जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो या तो कॉस्ट प्राइस पे होगा या मार्केट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, मार्केट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू एक ही चीज़ है यहाँ पर, या फिर कॉस्ट प्राइस, या तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, उस पर आपको करना है क्लोजिंग स्टॉक का जो रिकॉर्डेड है वैल्यू जो आपको शो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की, या तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू विच एवरेज लेस पे करनी है। तो ऐसा लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इससे सारी कंपनियां, सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं। मान लो ये चीज़ नहीं लिखी होती तो आप समझ ही गए कि कितना कन्फ्यूजन होता, कोई कॉस्ट पे लिख रहा होता, कोई मार्केट प्राइस पे लिख रहा होता, कोई दोनों का एवरेज दे रहा होता। इससे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक रूपता बनी रहे, सब इक्वली अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करें। अब हम आपकी बुक से रीड कर लेते हैं।
ये आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब दे रखा है। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर मीन्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय एंटरप्राइजेज, जो कि एंटरप्राइजेज मतलब वो कंपनी भी हो सकती है, वो फर्म भी हो सकती है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज वो नीतियाँ होती हैं, वो तरीके होते हैं जिन्हें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय। पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पे, कन्वेंशंस पर, दैट हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 2। आप चैप्टर फर्स्ट के जो चैप्टर यूनिट सेकंड था उसमें आप पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस क्या होती हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप उसे देख सकते हैं। देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई सिंगल लिस्ट नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी की विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेज इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, कि सभी सर्कमस्टेंसेज में वही चीज़ अप्लाई होगी। एंटरप्राइजेज ऑपरेट डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल सिचुएशन, हर एंटरप्राइज अलग हो सकता है, कोई कपड़े में डील कर रहा होगा, कोई फर्नीचर में डील कर रहा होगा, कोई शेयर मार्केट में डील कर रही होगी कंपनी, तो हर एंटरप्राइजेज अलग होती हैं। सो दे हैव टू अडॉप्ट वेरियस पॉलिसीज, तो सबके लिए पॉलिसीज अलग अलग बनाई जाती है। द चॉइस ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट टू द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज, ये डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी सही होगी। इन विच द एंटरप्राइज ऑपरेटिंग, जिसमें वो एंटरप्राइजेस काम कर रही, कॉल फॉर कंसिडरेट जजमेंट बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उसके लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होती है। ICAI, the Institute of Chartered Accountant of India, has been trying to reduce the number of acceptable accounting policies. बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी हैं, अलग अलग मेथड से उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है सी इंस्टीट्यूट, ताकि इक्वालिटी बनी रहे, सभी एक जैसे अकाउंटिंग यूज़ करें। थ्रू गाइडेंस नोट इशू करता है वो, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ताकि सारी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करें, और मेन मोटिव इसके पीछे होता है यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यूनिफॉर्म मतलब इक्वालिटी बने रहे, हर कोई एक जैसे अकाउंटिंग करें, और ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू बताएं। इन इट्स कंबाइंड एफर्ट विद गवर्नमेंट, ICAI गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है। अदर रेगुलेटरी एजेंसी हो गई, जैसे आपकी सेबी हो गई, RBI हो गई, रेगुलेटरी एजेंसी, एंड प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करता है, नॉलेजेबल पर्सन के साथ मिलकर काम करता है। ऑलरेडी इट हैज़ अचीव सम प्रोग्रेस इन दिस रिस्पेक्ट, और काफ़ी IC इंस्टीट्यूट ने काफ़ी हद तक ये प्रोग्रेस अचीव की है। अकाउंटिंग जो इनइक्वालिटी थी, अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग होती थी इंडिया में, उसे मर्ज करके इक्वल बनाने की कोशिश की है। द एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर, वो एरिया जहाँ पे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ की जाती है, कैन बी गिवन फैलो। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बताया, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बचता है एट द एंड ऑफ द ईयर, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, वो इन्वेंट्रीज हो गया। उसका वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से करते थे लोग, कोई किसी पे कर रहा है, किसी पे कर रहा है। वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर की रेट तो बदलती रहती है। आपने 10 दिन पहले कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा था, आज वही शेयर 150 का हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होगा सर, मैं किस प्राइस पे कैलकुलेट करूँगा? तो ये सब आपको सी इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग पॉलिसीज बताती हैं। दिस लिस्ट शुड नॉट बी टेकन एज एग्जॉस्टिव बट इज ओनली इलिस्ट्रेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लॉ की लैंग्वेज है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ये दो ही हैं, और भी बहुत सारे आइटम हैं, तो ये इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, केवल एग्जाम्पल दिए गए हैं। बहुत से ऐसे आइटम हैं जिनके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई जाती हैं। एज द कोर्स विल प्रोग्रेस, जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इसी में आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में, आप इंटर में आएंगे, स्टूडेंट विल सी द इंटरकेस ऑफ वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसी, आप कई तरह का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। सपोज इन एंटरप्राइजेज होल्ड सम इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी, आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि बच जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यानी 31 मार्च को जो फाइनेंशियल आपका एंड होता है, आपके पास शेयर बच जाते हैं। तो पहले इस लाइन को आगे पढ़ने से पहले समझ लेते हैं ये लाइन क्या कहना चाहिए, वरना दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए एक R लिमिटेड एक कंपनी है, आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे आज से 2 महीने पहले शेयर खरीदे थे, सपोज 150 की प्राइस पर शेयर, एक शेयर था 150 रुपये का, 150 पर शेयर की प्राइस पे आपने खरीदे थे। फिर 3 महीने बाद आपने दोबारा वो शेयर, 1 महीने बाद आपने दोबारा उसी कंपनी के शेयर खरीदे, वो 200 पर शेयर पे थे। सपोज आपने यहाँ 1000 शेयर खरीदे थे और दोबारा आपने 500 शेयर खरीदे थे, टोटल 1500 शेयर हो गए। 2 महीने पहले 1000 शेयर खरीदे, प्राइस थी 150 पर शेयर दैट टाइम। आफ्टर 1 मंथ आपने अगेन 500 शेयर खरीदे फॉर द सेम कंपनी और प्राइस है ₹200 पर शेयर, ठीक है।
आपने शेयर बेचने के मोटिव से खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट था, तो बेचने के लिए होता है कि जैसे वैल्यू बढ़ेगी आप इसे बेच देंगे। अब आपने सपोज इसमें से ये जो 1500 शेयर है ना आपके पास टोटल, इनमें से 1200 शेयर आप बेच रहे हैं एट द रेट 300 पर शेयर, 300 रुपये के हिसाब से, ये आपने सेल कर दी, ठीक है। 1200 शेयर आप बेच रहे हैं 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपने सेल किए। तो पहले सेल प्राइस अगर हम लिखें, अब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। इन शेयर को खरीदा आपने ऐसे था और बेचा है, 1500 शेयर थे टोटल, 1200 शेयर आप बेच रहे हैं, तो 1200 इंटू 300 अगर आप करेंगे, 12 3 36, तो 3,60,000 आ गया, राइट। ये तो गई सेल प्राइस। इसमें से मैं अपना कॉस्ट घटाऊंगा तो ही प्रॉफिट आएगा। सेल में से आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये जो 1500 शेयर मैंने बेचे वो कौन से, सॉरी 1200 शेयर जो मैंने बेचे वो कौन से बेचे। कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है सर 1000 तो देखो इसमें से ले लो और 200 इसमें से ले लो, पर कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है सर नहीं इसमें से मैंने बेचे 500 में से, आप पहले ये मानो 500 पूरे बेचे मैंने, और कोई बच्चा बोलेगा फिर 700 इसमें से लिए मैंने, तो कन्फ्यूज़न होगा ना। कोई कह रहा है कि पहले ये मानो कि पहले 500 बिका है और बाद में 700 जो कम पड़ गया 12 वो इसमें से बिका है। कोई बच्चा कह रहे नहीं पहले 1000 पूरे ये बिके हैं और फिर मैंने 200 इसमें से बेचे, तो कन्फ्यूज़न होगा। तो इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है कि आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कौन सी पॉलिसी आप अपना सकते हैं। तो आप यहाँ पे फीफो मेथड भी अपना सकते हैं। फीफो मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड ये बोलता है कि जो पहले आपने खरीदा है ना वही बिका है। अगर सेम चीज़ आप बेच रहे हैं, देखो दोनों एक ही कंपनी के शेयर हैं, तो ये माना जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कि पहले जो खरीदे थे वो शेयर पहले बिके। यानी माना जाएगा ये 1000 शेयर बिके हैं, 1200 अगर बिके तो 1000 तो ये बिक गए, तो 1000 इंटू 150 है, तो आपने 150 के हिसाब से खरीदे थे तो इनकी कॉस्ट हो गई 1.5 लाख, 1,50,000 प्लस 200 शेयर इसमें से बिके। ये कितने में खरीदे थे 200 में, तो 200 शेयर और 200 में तो 40,000 ये हो गया, राइट। तो 150 प्लस 40,000 तो 1,90,000 की कॉस्ट हो गई और यहाँ पे आपको 1,70,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड ये बोलता है कि जो सबसे पहले आई है चीज़ आपके पास में वही आपने पहले बेची है, ठीक है। फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर द एंटरप्राइजेस में अडॉप्ट फीफो। आप चाहे तो फीफो मेथड यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले है वो पहले क्या, या एवरेज मेथड भी ले सकते हैं। एवरेज मेथड मतलब इसको भी समझ लें, वैसे आप आगे पढ़ेंगे सारे मेथड्स। एवरेज मेथड भी इस्तेमाल कर सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने 1000 शेयर 150 के खरीदे, राइट, तो 1000 इंटू 150 करी, 1.5 लाख रुपए के आगे कॉस्ट, प्लस आपने 500 शेयर फिर 200 के खरीदे थे, 500 शेयर इंटू 200, तो ये तो कॉस्ट आ जाएगी, ये 150 1,50,000 और ये आ जाएगा 2,50,000 हो गया, राइट। कितने शेयर की कॉस्ट आ गई कंबाइंड 1500, तो एवरेज कैसे निकलेगा 1500 शेयर का डिवाइड लगा दें। आप ये तो बोलोगे सर हमने 1500 शेयर खरीदे 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, राइट, तो आप 1500 का इसमें डिवाइड लगा देंगे, तो जो प्राइस आएगी वो एवरेज वैल्यू होगी और उसको फिर आप इस वैल्यू के लिए कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस अगर आप निकालें 2,50,000 शेयर आपने खरीदे और 1500 शेयर, तो प्राइस आ गई 166.67, तो आपकी एक शेयर की प्राइस आ गई 166.67। तो आपने प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1200 शेयर आप बेच रहे हैं, वही सेम एग्जांपल 300 का 3,60,000 तो हो गया आपका सेल प्राइस। कॉस्ट है 1200, एक शेयर की प्राइस आपकी 166.67 आ गई एवरेज बेसिस पर, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 2 लाख एग्जैक्ट, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा 1,60,000 का। तो चॉइस है, आप चाहे तो फीफो, जनरली फीफो मेथड ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है, जो चीज़ पहले आई है वही पहले गई होगी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एवरेज मेथड अगर आप यूज़ करें तो एवरेज बेसिस पे ये प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रॉफिट बदल सकता है, डिपेंड करेगा आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं या एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं। द मेथड सेलेक्टेड बाय दैट एंटरप्राइजेज, जो मेथड आप सेलेक्ट करते हैं फॉर वैल्यूएशन इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग पॉलिसी, वही एक अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। यानी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी पैराग्राफ में जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई जाती हैं
ताकि डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैं वो इक्वल अकाउंटिंग कर सकें। पर एक सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज हुई नहीं कि एक सारी एंटरप्राइजेस के लिए बना सके, क्योंकि हर एंटरप्राइज डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डील करती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी किसी एक की एक पर्टिकुलर लिस्ट नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से, और वो मेथड सजेस्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड उसे सूट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप सेलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, किस बेस पे आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करेंगे। चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी, ये तो सबको पता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही, ताकि आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकें। डिसीजन विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटिटी, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को शो करेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा। सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आप गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर लेते हैं, मे लीड, इससे हो सकता है अंडर स्टेटमेंट, या तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाए, और ओवर स्टेटमेंट या बढ़ जाए, और परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। दस अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सेलेक्टेड विद ड्यू केयर, आपको बहुत ध्यान से अकाउंटिंग पॉलिसी चुननी चाहिए। आफ्टर कंसिडरिंग इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये देखते हो कि उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट और लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और बिजनेस एंटरप्राइजेस फ्रॉम एंगल ऑफ वेरियस यूजर ऑफ अकाउंट, आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसे देखना चाहिए कि लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, असेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेंसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट इज़ बिलीव दैट, ये माना जाता है दैट नो यूनिफाइड एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी सजेस्टेड, एक पर्टिकुलर लिस्ट तो नहीं दी जा सकती कि भाई एक पॉलिसी बना दी यही अप्लाई होगी सब जगह, विच हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन सब लोग उसे अडॉप्ट करें। 3 major characteristics which should be considered for the purpose of selection and application accounting policy, पर 3 चीज़ें देखी जाती हैं मेनली किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनते समय। दैट इज प्रूडेंस, एक तो बुद्धिमानी, प्रूडेंस अप्रोच आप पढ़ चुके हैं 11th से, और अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी। प्रूडेंस अप्रोच क्या कहती है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेज और एक्सपेंसेस के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाए, पर फ्यूचर में जो इनकम आपको हो सकती है, जो आपको लग रहा है कि मुझे इनकम मिल सकती है, उसको अभी से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, पर फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेज को आपको पहले ही रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी प्रोविजन बना के चलना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इंपॉर्टेंस देखी जाती है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है। मान लीजिए 10 रुपये का ही खर्चा है फ्यूचर में, तो वो कोई सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं, आप देखते हो कितने इंपॉर्टेंट नेचर का है, कितना वो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है वो चीज़। और मटेरियलिटी मतलब कितनी वैल्यू का है, वो मटेरियलिटी में वैल्यू कंसिडर की जाती है जनरली, कितनी मटेरियल नेचर का है वो ट्रांजेक्शन, 1 लाख का है, डिपेंड करेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप अमीर है तो आपके लिए 1-2 लाख का खर्चा कोई मायने नहीं रखता, पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि उन्हीं चीज़ों को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जो मटेरियल नेचर की होती हैं। इमटेरियल नेचर की चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, जैसे पेन खरीदा 10 रुपये का, एक खो भी गया तो इससे क्या हो जाएगा, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये इमटेरियल नेचर है। भले ये पेन हो सकता है 1 साल से ज़्यादा चल जाए, आप साइन करने के लिए कोई यूज़ करते हैं इस चीज़ को, तो मटेरियलिटी भी देखी जाती है। किसी चीज़ को अगर आप असेट के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन को मटेरियल होना ज़रूरी है, उसकी वैल्यू देखी जाएगी, और डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते समय 3 चीज़ों को देखा जाता है, एक तो प्रूडेंस देखा जाता है, बुद्धिमानी का अप्रोच देखी जाती है, एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाता है, वो किस हद तक आपके फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा वो डिसीजन, और मटेरियलिटी देखा जाता है किस वैल्यू का है वो ट्रांजेक्शन। The financial statement should be prepared on the basis of such accounting policy, इन्हीं के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, विच एग्जिबिट, जो कि दिखाते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट की सिचुएशन एंड द प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन। एग्जाम्पल वेयर सेलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मेड कैन बी गिवन एज फॉलो, आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वही सेम एग्जांपल है। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट, ये तो पता है इन्वेंट्रीज कॉस्ट पर शो होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फिनिश गुड। फिनिश गुड्स और बाय प्रोडक्ट की बात की जा रही है। फिनिश गुड जो रेडी टू सेल है, जो बिकने के लिए तैयार है, उसको मैंने बताया था अभी आपको। फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन होगा या तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस पे होगा। फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, या तो कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर लेस, उस पर किया जाता है फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वैसे आपने सुना होगा ये टर्म बाय प्रोडक्ट, जब मेन प्रोडक्ट के साथ कोई प्रोडक्ट अपने आप बनता है, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट होता है, वो भी बिक सकता है मार्केट में। जैसे आप शुगर बनाते हैं, गन्ना इस्तेमाल करेंगे शुगर बनाने के लिए, चीनी अगर आपको बनानी है तो गन्ना
आपका रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल हो गया। गन्ना लेके आएंगे, शुगर कैन, उसका जूस निकालेंगे, जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसे शुगर के लिए प्रोसेस करेंगे। पर प्रोसेस जब करेंगे तो अपने आप जो है जैगरी गुड़ उसमें से निकलेगा, जो जैगरी है गुड़ है वो अपने आप बनेगा। मेन प्रोडक्ट आपका शुगर है, पर गन्ना शुगर बनाते समय अपने आप एक बाय प्रोडक्ट जनरेट होगा, एक सब प्रोडक्ट जनरेट होगा जिसे जैगरी गुड़ बोला जाता है। तो गुड़ भी तो बिकता है, बाय प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स का वैल्यूएशन किस पे होगा? बाय प्रोडक्ट आर वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जिस वैल्यू पे मार्केट में बिक जाएंगे उसे बोलेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब सेल प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में फ़र्क क्या हुआ? कोई अगर आपसे इंटरव्यू पूछ रहे तो सेल प्राइस में से जो एक्सपेंस होते हैं बेचने पे, एक्सपेंस ऑन सेल होते हैं ना, कई बार कमीशन वगैरह देना होता है, ब्रोकरेज देते हैं और छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो सेल प्राइस में से आप एक्सपेंसेस ऑन सेल घटा दें, जो खर्चे होंगे बेचने पे वो घटा दें, तो उसे बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये पैराग्राफ ये बोलना चाह रहा है कि जो फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन होता है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो स्टॉक बच जाता है, जो बिकने से रह जाता है, उसका वैल्यूएशन होता है या तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस पर। और जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो मेन प्रोडक्ट के साथ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना है, जनरेट हुआ है, उसका बाय प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन होगा वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे होगा। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म मतलब जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदे हैं, मोर देन 1 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा के लिए खरीदे हैं, आर वैल्यूड एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट। उन्हें हमेशा कॉस्ट पे वैल्यूड किया जाता है कि जिस वैल्यू पे खरीदे थे आप उसी वैल्यू पे दिखाते हैं। हाँ, अगर उनकी वैल्यू में गिरावट हो रही है, शेयर मार्केट गिर रहा है, तो आपके शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, तो आपको आपने पढ़ा है 11 से कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चलें। तो प्रोविजन बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिन्यूशन। डिमिन्यूशन होता है गिरावट हो सकती है इन द वैल्यू हैज़ बीन मेड व्हेनेवर नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, सपोज आपने 10 लाख के खरीदे इन्वेस्टमेंट, आपको लगता है इनकी वैल्यू तो 7 लाख ही रह गई, परमानेंटली गिर गई, इनकी वैल्यू बढ़ नहीं सकती, तो 3 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ इसके लिए आप प्रोविजन बना लें। प्रोविजन आप समझते ही हमेशा नोन लायबिलिटी या फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है उसके लिए बनाया जाता है, ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। आपने पहले से पैसे का अरेंजमेंट कर लिया, आप पहले से मान के चल रहे हैं कि 3 लाख का लॉस तो हो सकता है, तो आपको बाद में अगर पता चलेगा कि सच में एक्चुअल वैल्यू 7 ही रह गई इन्वेस्टमेंट की जो आप सोच रहे थे, तो आपको इतना दुख नहीं होगा। समटाइम एक गलत और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, अगर आप गलत ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इज अडॉप्टेड फॉर आइटम इन बैलेंस शीट। कोई भी चीज़ के लिए आप गलत वैल्यूएशन कर रहे हैं बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस और अदर स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रीटमेंट अडॉप्टेड इज नेसेसरी। तो आपको बताना होगा कि आपने डिफरेंट मेथड क्यों यूज़ करा। ठीक है, जब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा है, सी इंस्टीट्यूट बता रहा है कि जो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है वो या तो कॉस्ट प्राइस पे करिए या मार्केट प्राइस पे करिए, विच इज लेस, जिस वैल्यू पे हो विच इज लेस जो वैल्यू है उस पर करना है। पर आप तो कह रहे हैं नहीं, हम तो एवरेज पे करेंगे साहब, हम तो एवरेज निकालेंगे मार्केट वैल्यू का और कॉस्ट प्राइस का, उसके एवरेज पे हम फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे। तो फिर आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया, ठीक है, जो कि गलत था। इनके पर डिस्क्लोजर पर आप अपने स्टेक होल्डर को बता रहे हैं, अपने ऑनर को बता रहे हैं कि हमने तो ये मेथड यूज़ किया है, तो गलत ही है ना, बताने से वो सही थोड़ी हो जाएगी चीज़। बट डिस्क्लोजर मतलब बताने से कैन नॉट रेक्टिफाई अ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। आप किसी भी गलती को रेक्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं। आपने कहा नहीं हमने तो एवरेज पे लिया, पर एवरेज पे तो लेना ही नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बोल रहा है कि मार्केट प्राइस या कॉस्ट विच है लेस पे करना है। तो अगर आपने कोई गलत मेथड यूज़ किया है और आप उसे बता देते हैं तो सही नहीं हो जाता। अब ये नहीं कह सकते कि हमने तो बता दिया ऑनर को, वो चुप है, नहीं, गलत तो गलत ही कहलाएगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब क्वेश्चन उठता है अकाउंटिंग पॉलिसी में हम बदलाव कब कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी में आप बदलाव 2 केसेस में कर सकते हैं। एक तो कानून बोल रहा है आपको कि भाई ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया कि नहीं इस चीज़ का एडजस्टमेंट तो ऐसे ही होगा, तो कानून अगर आपको बोल रहा है तब कानून से ऊपर तो आप नहीं जा सकते, कानून तो मानना ही पड़ेगा उस देश का। तो अगर लॉ बोलता है तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हैं। या आपको लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बदलने से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी बैलेंस शीट पी एंड अकाउंट है वो ट्रू और ज़्यादा पिक्चर दिखाएंगे, ज़्यादा अच्छी सिचुएशन बताएंगे, तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। A change in accounting policy should be made in the following condition। इन्हीं कंडीशन में आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय सम स्टैच्यूट, स्टैच्यूट मतलब लॉ, अगर लॉ ये कहता है फॉर कॉम्प्लाइंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या सी इंस्टीट्यूट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है, उनको कॉम्प्लाइंस करना है। कॉम्प्लाइंस का मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, तो भी आप अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे। चेंज, दूसरी कंडीशन, चेंज वुड रिजल्ट, चेंज करने से होगा इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छी सिचुएशन बता पाएंगे।
चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है ऑन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ कॉस्ट फार्मूला यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो, पहले आप वेटेड एवरेज मेथड बताया था, अब आप फीफो मेथड लगाने लगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इफ इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा था 10 लाख का, ये 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करने के लिए आपने लोन लिया था जिस पे आपको 1 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है। तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट को भी भाई खरीदा, तो हमने जो 10 लाख का जो लोन लिया था वो स्टॉक खरीदने के लिए लिया था, और इसी वजह से हम 1 लाख का लोन ब्याज देना पड़ रहा है इस पर। तो वो आप कह रहे हैं कि मेरा स्टॉक तो 11 लाख का है, यानी आप इंटरेस्ट की वैल्यू को कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं। कैपिटलाइज वर्ड ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं 11 से। कैपिटलाइज, अगर किसी खर्चे को कैपिटलाइज करना है इसका मतलब उस खर्चे को उस असेट की वैल्यू में जोड़ रहे हैं। और किसी खर्चे को अगर आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान रहे हैं, तो पीएनएल में ट्रांसफर होता है। पर अगर किसी एक्सपेंस को कह रहे हैं आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो जिस असेट के संबंध में उसका जिक्र किया जा रहा है, जिस असेट के रिलेशन में वो एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है, तो आप वो एक्सपेंस उस असेट की वैल्यू में अगर जोड़ते हैं तो इसको बोला जाता है कैपिटलाइज करना। तो आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, विच वॉज अर्लियर नॉट इन प्रैक्टिस, जबकि ऐसा आप नहीं करना चाहिए था, वो प्रैक्टिस में नहीं था, क्योंकि वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट तो। और इफ प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं इन्वेंट्री में, थोड़ा बहुत पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरेस्ट, ब्याज का खर्चा, और थोड़ा आप इन्वेंट्री स्टॉक की वैल्यू में जोड़ें, विच वॉज अर्लियर नॉट इन प्रैक्टिस, जबकि पहले आप ऐसा नहीं करते थे। ऑल दीज में इंक्रीज, तो इससे होगा क्या, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज और डिक्रीज नेट प्रॉफिट, या तो आपका इंक्रीज होगा अगर आप इंटरेस्ट को भी स्टॉक की वैल्यू में जोड़ोगे तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो इससे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है प्रॉफिट। अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी क्वांटिफाइड, जब तक अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं करेंगे तब तक आप उस चेंज को क्वांटिफाइड नहीं कर सकते। क्वांटिफाइड का मतलब है मनी में मेजर करना, जब तक आप मनी में मेजर नहीं कर सकते आप उसको बताना होगा ना अपने ऑनर को कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया तो उससे आपकी मनी के मेजरमेंट में आप क्या फ़र्क पड़ा, स्टॉक की वैल्यू बढ़ी घटी, प्रॉफिट बढ़ा या घटा। तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी चेंज करें तो आपको क्वांटिफाइड तो करना ही होगा, बताना होगा कि आपके प्रॉफिट और लॉस में क्या चेंज आया ऑनर को। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट हेल्प द यूजर ऑफ अकाउंट, अगर आप नहीं बताएंगे तो वो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूज़र है, अकाउंट यूज़र कौन हो सकते हैं, स्टेक होल्डर, ऑनर, क्रेडिटर, जिस बैंक ने आपको लोन लिया, उन्हें पता नहीं चलेगा कि आपके चेंज करने से आपके असेट और लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू क्वांटिफाई, आपको वो बताना होगा वैल्यू कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से कितनी वैल्यू का फ़र्क पड़ा। द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक असेट की वैल्यू बढ़ी या घटी, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ी या घटी, या प्रॉफिट और लॉस में क्या चेंज आया। For example, Omega Enterprises revised its accounting policy relating to valuation of inventory to include applicable production overhead. आपने और प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब खर्चे जोड़े। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट पर इंकर्ड होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते पर वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे लाइट पानी का बिल हो गया आपके फैक्ट्री का, तो आप ये थोड़ी बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे लाइट कितनी लगी, पर आप उसे इनडायरेक्ट वे में लाइट तो चाहिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए, तो ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये भी जुड़ते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में। It intend to do it believe that such change would result more appropriate presentation of financial statement। अब आप ये प्रोडक्शन के खर्चे भी जोड़ रहे हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि आपको लगता है ऐसा करने से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही वैल्यू बताएंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सही हो जाएगी, क्योंकि वो इनडायरेक्ट खर्चे भी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वो नीतियां हैं, वो मेथड्स हैं जिन्हें अकाउंटिंग करते समय ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है, डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करता है। पर अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करते समय आप 3 चीज़ें देखते हैं, एक तो प्रूडेंस देखा जाता है, एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाता है, एक मटेरियलिटी देखी जाती है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो प्रूडेंस देखा जाता है, प्रूडेंस अप्रोच, एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मैटेरियलिटी देखी जाती है। और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बनाने के पीछे मोटिव भी होता है कि सब लोग इक्वल अकाउंटिंग करें, डिफरेंट मेथड यूज़ करके कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। फिर आपने पढ़ा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में 2 केसेस में आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई लॉ आपको बोलता है, कानून बोलता है कि भाई अब ऐसे करनी पड़ेगी अकाउंटिंग, तो आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करना है तो भी आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी होगी। या फिर आपको लगता है कि चेंज करने से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट है, वो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे अपने ऑनर को, तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं।
समरी बोल रखा है अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल होते हैं, वो मेथड तरीके होते हैं अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय एंटरप्राइजेज अडॉप्ट करती हैं द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय। पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस पर बेस्ड होती हैं। 3 major characteristics which should be considered for the purpose of selection and application accounting policy। अकाउंटिंग पॉलिसीज को चुनते समय अपनाते समय 3 चीज़ें देखी जाएंगी, प्रूडेंस, सबस्टेंस, ओवरफॉर्म और मैच्योरिटी को कंसिडर किया जाता है। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी मेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को इन केसेस में चेंज कर सकते हैं। एक तो अगर स्टैट्यूट लॉ बोल रहा है या फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कॉम्प्लाई करना है, कॉम्प्लाइंस मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। या अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंट हो सकते हैं, बेटर सिचुएशन बता सकते हैं अपने ऑनर को, तो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अब अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। टेस्ट ट्रू और योर नॉलेज, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। देयर इज अ सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक सिंगल लिस्ट है अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेज ऑल सर्कमस्टेंसेस। फॉल्स से आप पढ़ चुके, कोई सिंगल लिस्ट नहीं है, डिफरेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं, डिपेंड करेगा मैनेजमेंट पे या लॉ जो है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। Selection of accounting policy does not impact financial performance and financial position of the business, ये भी false है। अकाउंटिंग पॉलिसी ये कहना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप कोई चुनते हैं तो उसका आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट और लॉस पे या फाइनेंशियल पोजीशन एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत है, फर्क तो पड़ता ही है ना। अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप बदलेंगे तो या तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा हो सकता है, तो ये भी फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। A change in accounting policy should be made as and when business like to show result as per their choice। अकाउंटिंग पॉलिसी को तब बदला जाता है जब आप अपने अकॉर्डिंग कोई प्रॉफिट और लॉस दिखाना चाहते हैं। गलत अपने अकॉर्डिंग थोड़ी, जो अप्रोप्रिएट है जो सही है वो आपको करना होगा। अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी को तभी चेंज कर सकते हैं या तो लॉ आपको बोले या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉम्प्लाई करना, या आपको लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर ढंग से प्रेजेंट हो सकें। चूजिंग फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड या एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये ट्रू है। अभी आपको पढ़ाया था कि आप अपने स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो मेथड से भी कर सकते हैं या एवरेज मेथड से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन, अगर आप गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते हैं विल ओवर स्टेट द परफॉर्मेंस, इससे ओवर स्टेट बढ़ जाती है आपकी परफॉर्मेंस, यानी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस एंटिटी एवरी टाइम। गलत, कई बार ओवर स्टेट नहीं अंडर स्टेट भी हो सकता है, घट भी तो सकता है। अगर आप कोई ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते हैं जिससे आपके स्टॉक की वैल्यूएशन कम हो गई या एसेट की वैल्यू कम हो गई तो परफॉर्मेंस घट भी सकती है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि अगर आप गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते हैं तो परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ जाती है, गलत घट भी सकती है, तो ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जस्टिफाई, आप अकाउंटिंग पॉलिसी को क्यों चेंज करते हैं? टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ, लॉ के रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये तो ट्रू है। टू इंश्योर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, आप दिखा सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। दोनों केसेस में आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री जेटा एंटरप्राइजेज स्टेट दैट इन्वेंट्री आर वैल्यूड, इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन होगा एट लोअर ऑफ कॉस्ट डिटरमाइन ऑन वेटेड एवरेज बेसिस और नेट रियलाइजेबल बेसिस, यानी आप कॉस्ट पर कर रहे हैं, किसी मेथड से निकाल सकते हैं, कॉस्ट फीफो मेथड या वेटेड एवरेज से, या तो कॉस्ट पे करेंगे या नेट रियलाइज वैल्यू पे करेंगे। विच अकाउंटिंग पॉलिसी इज फॉलोड इन अडॉप्टिंग द अबव पॉलिसी, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पे फॉलो की गई है? मटेरियलिटी अप्रोच तो ये बोलती है कि इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो उसे एसेट में दिखाइए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सब्सटेंस ओवन फॉर्म मतलब वो ट्रांजैक्शन जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं वो। प्रूडेंस अप्रोच यहाँ पे मानी जाएगी, क्योंकि प्रूडेंस अप्रोच क्या बोलती है कि फ्यूचर में कोई इनकम हो सकती है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एक तरह से आपकी इनकम को बढ़ाता है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो आप कम पे तो लिखेंगे, ज़्यादा पे शो कर देंगे और कल को वो बिका ही नहीं स्टॉक, नेट रेज वैल्यू कम हो गई, तो फिर इससे प्रूडेंस अप्रोच है। बुद्धिमानी ये कहती है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कम पे करना चाहिए, तो मार्केट प्राइस यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट विच एवर इज लेस। द एरिया वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड, जहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी चूज की जा सकती है, डेप्रिसिएशन के लिए तो नहीं की जा सकती। हाँ, इन्वेंट्री के लिए आप कर सकते हैं फीफो मेथड, एवरेज मेथड, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें आगे। सिलेक्शन और आप हाँ ये बोल दो, मैं जो आपको आंसर पढ़ा रहा हूँ आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर भी दे रखे हैं, तो आप इनसे चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। ये सारे आंसर ये पीछे भी दे रखे हैं आपके जो पर्टिकुलर MCQ क्वेश्चन है उनके आंसर दे रखे हैं, तो आप इससे भी चाहें तो रीड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इनका।
सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन में इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप चूज करते हैं तो क्या होगा, ओवर स्टेटमेंट द परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ जाएगी, नहीं घट भी सकती है। लास्ट वाला पढ़े तो ओवर स्टेट द परफॉर्मेंस बिजनेस एंटिटी, वही सेम बिजनेस एंटिटी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, गलत। परफॉर्म मतलब प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट और लायबिलिटी। अंडर स्टेट घट भी सकती है, ओवर स्टेट बढ़ भी सकती है, परफॉर्मेंस ऑफ इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अगर आप गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर सकते हैं तो हो सकता है आपकी कोई एसेट बढ़ जाए या घट जाए, या लायबिलिटी बढ़ जाए या घट जाए, या प्रॉफिट बढ़ जाए घट जाए, तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या आता है, प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं, मेथड्स भी आ सकते हैं उन प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए, तो बोथ ए और बी हो जाएगा यहाँ पर। अकाउंटिंग पॉलिसी को ब्रीफ में बताइए। आइडेंटिफाई फ्यू एरिया में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आर फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन में अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट यूज हो सकती हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल होता है। तो प्रॉफिट बढ़ता है, घटता है, या एसेट और लायबिलिटी बढ़ती है, घट जाती है, वो आप इसमें शो कर सकते हैं। चलिए चैप्टर हो गया। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जब क्लास आए तो आपको उसका पता चल जाए। थैंक यू सो मच।